जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो आइए आज के वीडियो में देखिए, बात यह है कि क्वेश्चनों की संख्या कम रहता है, लेकिन एक्सप्लेन उसका जो है ना व्याख्या, जो कि इतने बड़े वीडियो को कर देता है, ठीक ना। तो आपका मात्र 15 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 15 मत समझिएगा, 15 में 3 से गुना करके 4 से गुना करके देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा इसका जब व्याख्या में बहुत सारा पॉइंट आता है। ओके, तो ऐसा कर रहे हैं हम आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं, हिस्ट्री से ही टोटल क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। मतलब उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ज्यादा आपका रहेगा, सॉरी नेशनल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ज्यादा क्वेश्चनों की संख्या रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इतिहास से ही है। आइए जरा देखते हैं और आप लोग पढ़ते हैं और खुद से पढ़ते देखिए है कि नहीं, बता पा रहे हैं कि नहीं। देखिए क्वेश्चन है आपके समक्ष, शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? कौन विदेशी यात्री था जो शाहजहां के शासन काल में भारत आया था? क्या वो विलियम हॉकिंस थे, मनुची थे, या इब्न बतूता, या टॉमस रो? बताइए कि कौन सा व्यक्ति थे जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। चलिए इसका आंसर जो फिलहाल आपका हो जाएगा मनुची। कौन थे? मनुची जो विदेशी यात्री थे, ये भारत आए थे। चलिए आइए जरा इनके बारे में डिटेल जानते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए शाहजहां के शासनकाल में मनुची भारत आया था। मनुची याद रखिएगा, मनुची दारा सिकों के सेना में तोपसी था। क्या था? तोपसी, तोप जो चलाता होगा उसका ये मेन था, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मनुची औरंगजेब, शाहजहां, शाह आलम, जय सिंह आदि के यहाँ भी अपनी सेवाएं दी थी, ठीक ना। कौन? मनुची। इसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत का नाम है एस्टोरियो द मोगोर। एस्टोरियो द मोगोर। अब देखिए कितने पॉइंट इससे क्लियर होगा। एस्टोरियो द मोगोर है। विलियम हॉकिंस अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत आया था और अप्रैल, और हाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी के शासनकाल में आया था विलियम हॉकिंस। 1608 में सूरत आया था और अप्रैल 1609 में जहांगीर से मिलने भारत में आया था। और 1609 में, 1608 में आया था विलियम हॉकिंस। सूरत कहाँ है? गुजरात में, ठीक ना, जहां प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ था 1600 ईस्वी में, ठीक ना। 1609 में जहांगीर से मिलने के लिए दरबार में आया था। टॉमस रो 1600, मतलब उससे रिलेटेड 4 जो ऑप्शन है उस सब टोटल का व्याख्या किया जा रहा है। टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में टॉमस रो कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। हॉकिंस और टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का व्यापारिक दूत बनकर भारत में आया था। और हॉकिंस और टॉमस रो जो था, इस सम्राट जेम्स प्रथम का व्यापारिक दूत बनकर के क्या किया था? ये बनकर के भारत आया था। तो आपका इस क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट क्लियर हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो गड़बड़ हो जाए। क्वेश्चन सेकंड आपके समक्ष है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? जो भारतीय सिविल सेवा को जो एग्जाम शुरू हुआ था, ठीक ना, वो कौन गवर्नर था? गवर्नर जनरल या वायसराय जिसके शासनकाल में हुआ था। डलहौजी थे, वेंटिंग थे, कर्जन थे, कर्नवालिस थे। बताए कि इसमें से कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय सिविल सेवा का जो परीक्षा शुरू हुआ था उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ओके, देखिए वो थे कर्नवालिस। कौन थे? कर्नवालिस के शासनकाल में क्या हुआ था कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा शुरू हुई थी, ठीक ना। ये कर्नवालिस उस टाइम से, ठीक ना। आइए जानते हैं ये चारों के बारे में जानते हैं, ठीक ना। देखिए भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कर्नवालिस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ किया गया था, ठीक ना। लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड फोर्ड, बट लॉर्ड मत कहिए, बिना लॉर्ड के कहिए। सिविल सेवा के जनक इसी को बोला जाता है, कर्नवालिस को। किसको बोला जाता है? कर्नवालिस को, यानी लॉर्ड कर्नवालिस को, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त 23 मार्च 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 23 मार्च 1793 ईस्वी को। कहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था, ठीक ना। ये सब तो उस समय अंग था, ठीक ना। लॉर्ड डलहौजी के काल में हड़प नीति चलाया गया था। याद रखिएगा, यही लॉर्ड डलहौजी जो है उसके शासनकाल में क्या किया गया था? हड़प नीति समझ रहे हैं? किसी तरह से राज को हड़पना, ठीक ना। ये लॉर्ड डलहौजी, यानी याद रखेगा डलहौजी का हड़प नीति, ये हड़प नीति चालू किया था। तुलना गोखले ने औरंगजेब से किया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में हड़प नीति जो चलाया था, कर्जन की तुलना
लॉर्ड करजनवा जो था, उस करजनवा के तुलना जो किए थे गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरुजी, ये औरंगजेब से इसका तुलना किए थे। विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया, और याद रखिएगा सती प्रथा को समाप्त करने का काम कौन किया था? विलियम बेंटिंक किया था। कौन किया था? विलियम बेंटिंक। राजा राम मोहन राय के उनका उनमें अधिक भूमिका था, और उस समय ये जनरल गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। तो क्या किया था? सती प्रथा खत्म किया था। आप लोगों को पता होगा कि सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा में जन्मे कर रहे हैं, अगर किसी पत्नी का पति अगर डेट कर जाते थे तो उन्हें भी उसे भी जला बांध करके जला दिया जाता था। बड़ा ये कुरीति गलत था, ठीक ना। अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा के जनक जो है लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय जाता है विलियम बेंटिंक को जाता है, ठीक ना। तो ये तो बढ़िया आदमी था भाई विलियम बेंटिंक, का मतलब कि गलत चीज का खत्म किया। भारत का प्रथम आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1864 ईस्वी में बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। आईसीएस प्रथम आईसीएस बनने वाले जो थे भारतीय सिविल सेवा, ठीक ना। तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ओके, तो आइए इससे इतना पॉइंट था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? देखिए कल भी इसको लेकर के हम आए थे क्वेश्चन, इसलिए लेकर के आए कि क्योंकि इससे कुछ रिलेटेड और भी बातें हम लोगों को जानना है, ठीक ना। जो कल जाने थे उसमें से थोड़ा बहुत ज्यादा जानेंगे, ठीक ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, BD आर अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। किसके साथ जाइएगा बताइए तो? देखिए गर्मी बहुत बेहाल कर दिया है, ठीक ना, लेकिन किसी तरह से आप लोग के पास पहुंचाना है तो पहुंचाना है वीडियो बना करके, ठीक ना। ये थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक जो थे ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आइए जरा इनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के क्या किए थे? स्थापना किए थे, ठीक ना, 1905 में। कब? 1905 में। ओके, पता है 1905 का डेट आपको? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी पता है ना आपको। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे यानी MG रनाडे, ठीक ना। MG रनाडे जो थे ये महादेव गोविंद रनाडे पूरा नाम है, जिसे पश्चिमी भारत के नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है। MG रनाडे को पश्चिमी भारत का नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। सुकरात के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक ना, ये बहुत बड़ा दार्शनिक थे सुकरात। तो महाराष्ट्र के सुकरात के नाम, सुकरात से किन्हें जाना जाता है? MG रनाडे को। जानते हैं MG रनाडे कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, ठीक ना। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे थे। MG रनाडे को महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? सुकरात से तुलना किया गया है। MG गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माने थे, अर्थात महात्मा गांधी के गुरु थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था। कितना बार ये बात आ गया है, कई बार क्वेश्चन में भी करवाया। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक ना। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, और संविधान का जनक किनको माना जाता है? डॉक्टर अम्बेडकर को। जितना उसमें ऑप्शन है वही ऑप्शन को यहाँ पे डिबेट किया जा रहा है, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक ना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा फरवरी 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू यानी जेएल नेहरू के पापा के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक ना। पीछा आज वाला जो वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये पता चला होगा आपको। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट बना। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन के रुख करते हैं, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका समक्ष है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की? इतिहास से ही है, ठीक ना। माफ कीजिएगा, ये अभी हमारा वीडियो में नहीं आया है अभी तक के वीडियो में, ठीक ना। घबराइएगा मत, एक दिन में बाबर वाला चलेंगे, हुमायूं चलेंगे, सबके शाहजहां, ये सबके एक मतलब ज़्यादा नहीं, एक में 2 गुना के कार्यकाल के खत्म करेंगे एक वीडियो में, ठीक ना। हुमायूंनामा की रचना किसने की? अब झड़ देना, हुमायूं मत मार देगा। हुमायूंनामा ये हुमायूं की होंगे नहीं। अबुल फजल हटा दीजिए, अकबर हटा दीजिए। अब बताइए हेगड़े पर टीका लगाइए, चलिए, क्योंकि आपको हम नहीं बताएं इसलिए हम बता दे रहे हैं इसको, ठीक ना। गुलबदन बेगम, अगर आप जानते होंगे तो बहुत बढ़िया, अति सुंदर है, पढ़ते होंगे खूब बढ़िया, मजा आ जाता है। तब गुलबदन बेगम क्या की थी? हुमायूंनामा के स्थापना किए थे। अब जानते हैं टोटल इस सब के बारे में। हम मारने थोड़ी धक्का वही ना मर लेते। ओके, देखिए हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन, उस सौतेली बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। सौतेली बहन थी गुलबदन
बेगम जो कि हुमायूं नामा की रचना की थी, मतलब वो हुमायूं के पूरा बारे में लिखी थी, ठीक ना। अबुल फजल अकबर के नवरत्न में से थे। अबुल फजल जो ऑप्शन था वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न नौ गो मतलब कि विद्वान लोग रहता था दरबार में, ठीक ना, अकबर के, उसमें अबुल फजल एक थे, ठीक ना, जिसने अकबरनामा जैसी पुस्तक लिखी। अब क्वेश्चन लिखे अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल। हुमायूं नामा कौन लिखे हैं, तो गुलबदन बेगम, ठीक ना। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान होता है। हुमायूं का क्या अर्थ होता है, भाग्यवान, भाग्यवान, ठीक ना। लेकिन सबसे बदनसीब बादशाह था। भाग्यवान होता है लेकिन सबसे बदनसीब हुमायूं। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, ये जादू टोना ये सब में ये ज्यादा विश्वास रखता था। ये बौद्धा होगा एकदम अंधविश्वास में। हुमायूं फारस के शाह तहमास्प के सहयोग से पुनः सरहिंद एवं मछुआरा के युद्ध में मई जून 1555 में पुनः सत्ता पर अधिकार कर लिया था। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी थी, लेकिन बाबर की क्या थी, बेटी थी। तो हुमायूं के बाप कौन है, बाबर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, बताइए। 1600 ईस्वी में, 1620 में, 1664 में या 1604 में, कब हुआ है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन, या गठन कहिए चाहे स्थापना कहिए, ओके। बताइए किसके साथ जाइएगा आप, तो चलिए हम चल जा रहे हैं 1664 के साथ, आप जाइएगा कोना के साथ जाइएगा, ठीक ना। हम 1664 के साथ चल जा रहे हैं, बड़ा गर्मी है, ठीक ना। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1664 ईस्वी में। भीग गया, भीगो भीगो भीगो, कोनो दिक्कत नहीं है। आइए अब जानते हैं इसके डिटेल में। देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच वाला ईस्ट में तो समझ रहे ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। स्थापना 14वें के अर्थ मंत्र कोलबर्ट के प्रयास से किया था। लुई 14वां फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने में यह क्या किया था कि साथ दिया था 14वें अर्थतंत्र कोलबर्ट के प्रयास से। 1664 में स्थापित हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना भारत में सूरत 1668 में स्थापित किया था। 1668 में पहल का क्या किया था, ये कारखाना स्थापित किया था, कौन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम में 1669 में किया था। पहले का कब, 1668 में, और फिर एक साल बाद मछलीपट्टनम में किया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, पुर्तगाल वाला जो था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना हुआ वो भारत में 1502 में स्थापित किया, ठीक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई, अप्रैल 1609 में जेम्स प्रथम के दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक ना। अप्रैल 1609 में हुआ था, और 9 में जेम्स जो था, जेम्स जो ऑप्शन आया था उसमें दूत बनकर क्या हुआ, ऑप्शन सॉरी नहीं था, जेम्स दूत बनकर के कैप्टन हॉकिंस के कैप्टन हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में आया था, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनिश था वो आया था 1616 में, और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1731 में। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सबको एक बार लिखिएगा, ठीक है ना, एक बार क्या कीजिएगा, लिखिएगा, टाइप कीजिएगा, ठीक ना। भारत आया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा। तो खाल वाले का हुआ डच हो गया 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक ना। रानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एक अधिकार प्राप्त किया था, ठीक ना, शुरू में, ओके। चलिए ये भी क्वेश्चन आप रूबरू होंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। पिछला वीडियो आज सुबह वाला वीडियो देखे होंगे तो बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था। आप बताइएगा, आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि हम लोग जितना घिसेंगे ना उतना ही चमकेंगे। बात समझे, सूर्य जलता है तब तो चमकता है ना, तो जलना तो पड़ेगा, तो घबराइएगा मत। ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, बहुत कहिएगा खाली गौतम बुद्ध से ला रहे हैं, गौतम बुद्ध से नहीं है, और इसमें कुछ नया हम जुड़े हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। बताइए कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। क्या चले गए होंगे आप तो लुम्बिनी के, नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए जरा इनके बारे में हम इस सभी ऑप्शनों से तनी रूबरू हो ले हम, ठीक ना। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपका
563 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी साल पहले कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, लुम्बिनी वन में नामक स्थान पर हुआ था, ठीक ना। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिणाम, कुशीनगर में जो हुआ था इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब कि अपने शरीर को, ये इनके शरीर से जो भी आत्मा था निकल गया था, ईसापुर में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक ना। बुद्ध सबसे अधिक उपदेश वास निवास श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा अपना उद्देश्य। ये भी याद रखिएगा किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जानते हैं? लाइट ऑफ एशिया। एशिया महादेश जो है, उस एशिया महादेश के ज्योतिपुंज बोला जाता है। किनको? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक ना। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब इच्छा, इच्छा पाने की इच्छा। किसी भी चीज को आप क्या करो? छोड़ दो। छोड़ दोगे तो कोई मतलब उसमें अति नहीं होगा। जितना आप किसी से मतलब कि लगाव रखोगे, प्रेम रखोगे, ठीक ना, इच्छा रहेगा। प्रेम रहने का मतलब इच्छा, कुछ ना कुछ इच्छा, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा क्या होगा? दुख होगा, ठीक ना। इसीलिए तो ये घर को छोड़ दिए थे ना, त्याग दिए थे। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय जो थे, हीनयान और महायान, दो भागों में बट गया, चौथा वाला संगति में, ठीक ना। त्रिपिटक, जिसमें सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 गो पिटक था। बौद्ध धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। पिटक जो त्रिपिटक जो है वो क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है, ठीक ना। बौद्धों की पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य। आता था निवास स्थल को मठ या विहार कहते हैं। विहार से ही बन गया है हमारा बिहार बना हुआ है, इसका पेटवा काट दिया गया है, ठीक ना। तो जहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं उसको चैत्य बोलते हैं, और जहाँ ये लोग निवास करते थे उसको मठ या विहार कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 अंग है, बुद्ध, धम्म और संघ। 3 गो धर्म में, इस धर्म में प्रांतीय समुत्पाद का अर्थ एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरे की उत्पत्ति होना है। एक वस्तु को प्राप्त कर लेंगे तो दूसरे वस्तु को क्या करना? प्राप्त करना होता है, ठीक ना। उसको बोलते हैं क्या? प्रतीय समुत्पाद, ठीक ना। प्रतीय समुत्पाद का मतलब होता है कि एक वस्तु को प्राप्त कर लेने के बाद दूसरे वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक जो सत्याग्रह चलाए थे, कौन चलाए थे? गांधी जी चलाए थे, महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी जो नमक सत्याग्रह चलाए थे, बताइए कि किस सन में ये प्रारंभ हुआ था? 1930, 32, 28, 31। बताइए किस ईस्वी में नमक सत्याग्रह चालू हुआ था? किसके साथ चल जाए फिलहाल? ऑप्शन नंबर 1 के साथ चल जाए क्या? 1930 में चल जाए? अरे भैया तो 1930 में रहे तो कहाँ जाएंगे? 1930 में, ओके। ऑप्शन नंबर 1 इट इज राइट आंसर। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल? आइए जानते हैं। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब? 6 अप्रैल 1930। खाली हमसे 30 पूछा, महीना नहीं पूछा था तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। गांधी जी 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल को शुरू किए थे। अब 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, कब? 78 अनुयायी, 12 मार्च से चले थे, अप्रैल में पहुंचे थे, के साथ नवसारी जिला, कौन जिला? नवसारी जिला के दांडी तटीय गांव की यात्रा किए थे, ठीक ना। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर और 12 मार्च से शुरू किए थे चलना, और 6 अप्रैल के क्या किए थे? पहुंचे थे, ठीक। अब पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिए। जो नौटंकी ड्रामा था ना, उस नौटंकी ड्रामा को क्या कर दिए? खत्म कर दिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए, दांडी यात्रा कहिए, या नमक सत्याग्रह की बात बराबर है, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घरसाना की सत्याग्रही की प्रशंसा अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर, याद रखिएगा अमेरिका के पत्रकार कौन थे? वेब मिलर, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घरसाना के सत्याग्रही की प्रशंसा अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर ने किया था। इस आंदोलन में महिला की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण थी। जो दांडी यात्रा निकाले थे तो इसमें महिला की भी भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन में व्यापारी पूंजीपति वर्ग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। व्यापारी सब भी, पैसा कौड़ी वाला लोग भी इस असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाए थे, इसमें लोग क्या किया था? भाग
भाग लिया था। और जहां तहां भी अलग अलग लोग जैसे सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान थे, वो भी अपना चला रहे थे। अनेक जगहों पर ये नमक बना बना के जहां जहां समुद्र था वहां वहां पर नमक बना बना करके लोग तोड़ा, ठीक ना, इनके देखा देखी। अब बिहार में तो कहीं समुद्री इलाका हले नहीं था, ठीक ना, लेकिन यहाँ भी लोग विरोध किए थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़कर शुरू किया गया था, लेकिन आगे चलकर भू राजस्व कर और वन कर नहीं देने का फैसला भी जोर पकड़ लिया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक के मध्य प्रभावशाली रहा, एकदम एक्टिव रहा। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग का तो 1929 में, ठीक ना। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू तथा इमाम साहब ने साथ दिया था। आज सरोजिनी नायडू जो थी इसमें क्या की थी, पूरा का पूरा सहयोग की थी, महिला थी, लेकिन समझ ली तब भी। दक्षिण भारत में सभी ने अवज्ञा आंदोलन का संचालन सी राजगोपालचारी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में सी राजगोपालचारी कर रहे थे, ठीक ना। तो इतना इसे क्वेश्चन मतलब कि जो ऑप्शन था उस आधार पर इतना क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। आइए देखते हैं अगला, बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विलियम डेरोजियो, डेविड हाइड। कौन थे यंग बंगाल के नेता? बताइएगा, बताइएगा। तो जानते हैं कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हेनरी विवियन लिखा गया, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। ओबे भागना मत। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर हो गया, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल अब जानते हैं। देखिए ये जो यंग बंगाल था, आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो ने अनेक संस्थान और पत्र पत्रिका आदि के द्वारा जनता में राष्ट्रीयता का संचार किए थे। पत्र पत्रिका निकालते थे और जनता में क्या किए थे, राष्ट्रीयता का संचार कर रहे थे। डिबेटिंग क्लब, नॉलेज एकेडमी और सबसे बढ़कर यंग बंगाल आंदोलन उनकी क्या थी, महान देन थी यंग बंगाल, ठीक ना। केवल 22 वर्ष की उम्र में दिसंबर 1831 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए बहुत 22 वर्ष मात्र, एकदम युवा अवस्था में होंगे। 1831 ईस्वी में 22 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। वे एक टीचर के रूप में भी कार्य करते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के बाद ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो ऑप्शन में था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण समाज जो की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय, उसको क्या किए थे कि आगे बढ़ाने का काम कौन किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे, ठीक ना। टेंशन मत लीजिएगा, ये जो व्याख्या जो है ना, अब फिर व्याख्या को हम क्या करेंगे कि आपके बगल में ही लेकर के रखेंगे, ठीक ना। उस क्वेश्चन के बगल में ही रखेंगे क्योंकि आप इधर से उधर भटक जा रहे हैं, ठीक ना। टेंशन मत लीजिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन किए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। कब? 1839 ईस्वी में। यंग बंग आंदोलन की, बंग भंग ना है जी, यंग भंग के आंदोलन का विलक्षण प्रतिभा के धनी हेनरी विलियम डेरोजियो द्वारा किया गया था। 1809 ईस्वी में जन्मे डेरोजियो 1826 ईस्वी में एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए। यहाँ आगरा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में इंग्लिश और इतिहास के शिक्षक के रूप में वो क्या किए थे, कार्य किए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहे। क्या कहें कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का क्या है, ये अग्रदूत है, ठीक ना। हमारी जाति के पिता हैं, हमारी जाति के पिता इनको कहें डेरोजियो को। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी बोला जाता है, ठीक ना। तो इससे इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट वाइज ऑप्शन थी, व्याख्या था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नंबरिंग से मतलब रखिएगा, नंबर थर का एनेमन हो गया है, ठीक ना। अरे बाप रे बाप, हाथ ना गर्मी हो कल मोरले लिखा गया है, याद रखिएगा मारले है, ठीक ना, मोरले नहीं है, ये हटा दीजिए। मार्ले मिंटो रिफॉर्मर यानी सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909, 1919, 1924, 1935, किस वर्ष स्थापित किया था? देखिए तो थोड़ा दिमाग लगाइए आप। तो हम मार्ले मिंटो रिफॉर्मर 1909 में। कब आया था? 1909 में। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर है। जानते इसका व्याख्या? अरे बाहरे 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 भैयो, मार्ले मिंटो रिफॉर्मर 1909 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1909 में, ठीक ना। मई को वो भींच गई।
भारतीय परिषद एक्ट 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो रिफॉर्मर कहा जाता है। भारतीय परिषद एक्ट जो 1909 में आया था उसको मार्ले मिंटो रिफॉर्मर कहा जाता है। मार्ले उस समय भारत का सचिव और मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था। ये दोनों गोरा के बीच में करेगा लेकिन मार्ला हुआ अब मिंटो हुआ। 1909 में सुधार लाया था। 1909 ईस्वी में के एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का बीजारोपण हो गया था। समझे, वही गरीब बीजारोपण सांप्रदायिकता समझ रहे ना, हिंदू मुस्लिम। कारण यह है कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल का भारत विभाजन का बीजारोपण हुआ वास्तविक रूप से। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर भी हुआ। देश का जो बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ये किसके आधार पर हुआ? आपका धर्म के आधार पर। 1909 ईस्वी के एक्ट द्वारा सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा यानी एसपी सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के सदस्य बनाए गए थे। एसपी सिन्हा को विधि सदस्य भी बनाया गया था, ठीक ना। तो ये था आपका, इससे जितना पॉइंट बन रहा था इतना पॉइंट हो गया आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, ज्ञात्रिय, मल्लास, लिच्छवी। बताइए, घबराइएगा मत। महावीर का पूछ रहा है, गौतम बुद्ध का नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। गौतम बुद्ध का नहीं है, ओके। बताइए महावीर का जन्म किस स्कूल में हुआ था? आपको पता है शाक में तो गौतम बुद्ध जन्म लिए थे ज्ञात्रिक कुल के। ये कौन कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। ये कौन? महावीर जो थे ज्ञात्रिक कुल के थे, ठीक ना। आइए जानते हैं इनके बारे में जरा। का सेल चल गई साफ आधा था। चलिए ओके कीजिए। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। बुद्ध का 563 में, इनका 540 ईस्वी में। ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। गोत्र कहिए, कुल कहिए। महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे, ठीक ना। अंतिम तीर्थकर और 4वें थे। महावीर सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे। कैवल्य जैन धर्म का परम ज्ञान था। सल्लेखन क्रिया यानी संथारा का संबंध जैन धर्म से है। सल्लेखन क्रिया क्या है? इसका अर्थ होता है काया क्लेश द्वारा निराहार रहकर समाधि प्राप्त करना, यानी एक प्रकार से आत्महत्या करना, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका 321, 22 और 98 तक से पूर्व भी जैन धर्म के अपना लिए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म अपनाए थे, याद रखिएगा। इन्होंने सल्लेखन विधि के द्वारा श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी के चंद्रावस्थी में रह करके क्या किए थे? ये कि मोक्ष पाए थे, ठीक ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? INA जो बचाव समिति था इसके मतलब शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तेग बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटाजू और सी चिंतामणि। क्या भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू या BN राव? भूला भाई देसाई, तेज प्रताप सप्रू, पंडित नेहरू, भूला भाई देसाई, पंडित नेहरू और MA जिन्ना, ठीक ना। कौन थे बताइए तो तनी। फिलहाल इसका आंसर याद रखिए आप। इस पर हम नहीं पढ़ाए हैं, बुरा मत मानिएगा, पढ़ा देंगे। लेकिन भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू थे INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील थे ये, ठीक ना। अब जानेंगे इसके बारे में डिटेल। इंडियन नेशनल आर्मी, INA इंडियन नेशनल आर्मी, इसमें बचाव समिति में शामिल जो अग्रणी वकील थे पुल्ला भाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू, पंडित नेहरू थे। लॉर्ड वेवेल ने जन दबाव में आकर के, लोगों के दबाव में आकर INA के अधिकारियों को आम माफी दे दिया था, ठीक है ना। आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया था। इस दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी रक्षा समिति गठित की थी, ठीक ना, जिसमें भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरुण जासफ अली, कैलाशनाथ कट्टजू तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे वकील शामिल थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। INA के सैनिकों को आम माफी मिलने के बाद सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ गया था। इसके बाद 1940 ईस्वी में नौसेना और वायुसेना के सैनिकों ने भयानक विद्रोह भी किया था, ठीक ना। आइए एक आध और क्वेश्चन देख रहे हैं भैया, ठीक ना। बताइए
बताइए तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। क्या भारत सरकार एक्ट 1935 के तहत कहा था? क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अगस्त 1917 की घोषणा किया था? क्रिप्स सुझाव 1942 के? बताइए तो किस पे मतलब कि ये कहा था भारत सरकार कि हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाएंगे, बढ़िया सरकार बनाएंगे, लेकिन ये किया हुआ नहीं, ठीक ना। बताइए तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? तो इसका फिलहाल आंसर चला जाएगा भैया सी के साथ। किसके साथ चल जाएगा? सी। अगस्त 1917 के घोषणा में ही कहा था, अगस्त 1917 ला घोषणा जब किया था तो मैं कहा था कि धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की। आइए ज्यादा इनके बारे में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनके मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। जानते हैं यह घोषणा अगस्त 1917 में किया था। वो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और 1919 वाला जो था उसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड से जाना जाता है। भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश की कॉमन सभा में यह घोषणा की थी कि महामहिम सम्राट यानी हिज मैजेस्टी की सरकार की नीति यह है कि भारतीय शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को आधिकारिक सम्मेलन किया जाएगा और धीरे धीरे स्वतंत्र संस्थाएं एवं विकास किया जाएगा, जिससे आधिकारिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में क्या हो, आगे बढ़े। इस घोषणा को मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। इसको मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू उस समय क्या था, भारत के सचिव पद पर विराजमान थे, विराजमान थे नहीं था, बहुधा सब है। मॉन्टेस्क्यू घोषणा को अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पारित हुआ था। अगस्त प्रस्ताव किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव द्वारा भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। अगस्त क्रांति की महात्मा गांधी द्वारा घोषणा किया गया था। अगस्त जो क्रांति था इसको महात्मा गांधी इसको क्या किए थे, घोषणा किए थे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक ने से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन कहां से? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? महात्मा गांधी, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। चुनिए तो कौन थे, बताइए कौन थे। चलिए फिलहाल इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश। ये जो थे ये दिल्ली में क्या किए कि सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक ना। आइए जानते हैं तनका डिटेल। दिल्ली सल्तनत का शासक जो इल्तुतमिश था, ठीक ना, सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का, जो दिल्ली से पूरा मतलब कि राज्य का चालू किया, इल्तुतमिश को ही जाता है, ठीक ना। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। लाहौर था पहले, तब लेके दिल्ली गया था, ठीक ना। इल्तुतमिश ने शासन के सहायता देने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक दल भी बनाया था। 40 को गुलाम सरदार, गुलाम था सब, और जिसे तुर्कान ए चिहलगानी यानी चरगान 40 सरदारों का कहा जाता है। बलबन ने राजस्व के सिद्धांत को लागू किया था। राजस्व के सिद्धांत को लागू कौन किया था? बलबन ने राजस्व के सिद्धांत को लागू किया था। याद रखिएगा, राजस्व जो उसीलना, टैक्स जो उसीलना का काम कौन कर रहा था? बलबन ने अपने दरबार में ईरानी परंपराओं सिजदा तथा पैबोस को प्रारंभ किया था। सिद्दर पैबोस को। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का सबसे प्रमुख शासक था। सिकंदर लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का जो सबसे प्रमुख जो लोदी वंश का शासक था, तो वो कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नामक शहर बसाया था, जो कि आज भी है। 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर को कब बसाया था? 1504 में। कौन बसाया था? सिकंदर लोदी। अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा लेके गया था। दिल्ली को क्या, दिल्ली से कहाँ लेके चल गया? आगरा। कब? 1506 में। 4 में स्थापना किया, 6 में लेके चल गया। सिकंदर लोदी ने भूमि माप का एक नया स्केल भी लाया था, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गज ए सिकंदरी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। सिकंदर लोदी, ये इब्राहिम लोदी शासक, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी बना, और वो क्या था? अंतिम शासक था। आप लोगों को थोड़ा बहुत इस सब में दिक्कत हो रहा होगा, घबराइएगा मत। जो मेरे परिवार में जुड़े हुए हैं, घबराइएगा मत। हम लगातार, अभी हम लोगों के पास 2 महीना टाइम है, तो 2 महीना टाइम है ना, तो 1 महीना और हम पूरे सबको कराएंगे उसके बाद। लेकिन आप लोगों के कहने पर ही क्या कर रहे हैं कि ये सब चीज़ को करवा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ साथ लेके चलते रहेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद खिस्सा खत्म।
क्वेश्चन नंबर पर मान जाइएगा, ठीक ना, कैसे इधर उधर हो गया है। अरे क्या कीजिएगा, बड़ा मेहनत करना पड़ता है ना, सब बना करके प्रस्तुत करना, फिर समझे। देखिए दादा भाई नौरोजी खुद से मैं करता हूँ, खुद से, इसमें कोई टीम काम करता नहीं है, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? 92 में, 96 में, 93 में, 91 में, बताइए कौन सा याद होगा, ये तो पढ़ाए हैं, ठीक ना, ये तो बताए हैं आपको। चलिए आपका आंसर तो आ गया होगा 92 में। कब? 1892 में। जान ले दादा भाई नौरोजी के बारे में। नहीं तो एसी रहती है तो हाइपर, अच्छा है कूलर। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम यानी वही ब्रिटेन, ठीक ना, जिसमें यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय बने थे। नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे, ठीक ना, प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है और इनको भारतीय राजनीति के जानते हैं पप्पा कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। ओल्ड मैन तो जन्म कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था, 1825 में, ठीक ना, 4 सितंबर 1825 ईस्वी को। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल किसको कहा जाता है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया। नौरोजी ने 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब? 1865 में किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1851 ईस्वी में रहनुमाई मजदायसन सभा और 1854 ईस्वी में पाक्षिक पत्रिका जो राष्ट्र गुप्तार का प्रकाशन किए थे, ठीक ना। तो ये था उनसे रिलेटेड कुछ बातें, ठीक ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ लेकर के, ठीक ना। अब फिर ऐसा करेंगे, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही रखेंगे क्योंकि इसको पढ़ाया नहीं है। अब देखिए अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब जो है, जहांगीर, फहागीर, ये सबको पहले पढ़ाएंगे और तब इससे क्वेश्चन लेके आएंगे, नहीं तो अभी फंसेगा, मजा आपको भी नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।